शुरुआत लेकिन एक बिहार से आई बड़ी खबर को लेकर के कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गोपालगंज में विशाल जनसभा को संबोधित किया और एनडीए की जीत की हुंकार भरी तो विरोधियों को मिर्ची लग गई। शाह ने बिहार को आतंक का राज याद दिलाया तो आरजेडी भड़क गई और बीजेपी पर जेडीयू को तोड़ने का आरोप तक लगा दिया। शाह के इस बिहार दौरे से आखिर विपक्षी नेता क्यों बौखलाए हुए हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार में अमित शाह की हुंकार, चुनावी प्रचार का हुआ शंखनाद, फिर बम्पर जीत का प्लान तैयार। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के रणनीतिकार माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार दौरे पर हैं और पुरजोर कोशिश में जुटे हैं कि बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करे। भाइयों बहनों, बिहार ऐसा क्षेत्र है जहां कृषि भी उपजाऊ है, भूमि भी उपजाऊ है, जल संसाधन भी है। सहकारिता क्षेत्र का मैं आज कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो मेरे बिहार को होने वाला है। बिहार में इसी साल के नवंबर में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ही बीजेपी ने जीत का महाप्लान तैयार कर दिया और उसको अमली जामा पहनाने बिहार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बिहार दौरे के दूसरे दिन शाह ने गोपालगंज में विशाल जनसभा को संबोधित किया और जंगल राज को लेकर आरजेडी पर जमकर तंज कसा। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसा तो आरजेडी नेता बौखला गए। उन्होंने भी बीजेपी पर करारा वार करते हुए कहा कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र फॉर्मूला लेकर आई है तो जेडीयू और बीजेपी ने करारा पलटवार कर दिया। पूरे बिहार को बीमार बना दिया भाजपा ने, ये डबल इंजन की सरकार ने। अब इनसे जब बीमारी का ये जो 20 वर्षों में बीमार बिहार बनाया है, जब इससे कहा जाता है, सवाल खड़े होते हैं कि बिहार हर मानक में क्यों फिसड्डी है, पिछड़ा है, क्यों गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी में टॉप पर है, क्यों रोज हर 2 दिन पर पुल गिर रहे हैं, क्यों एक अधिकारी के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपये मिल रहे हैं, इंजीनियर के यहाँ, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? देखिए, लंबी चौड़ी डींगे हाँकना ये तेजस्वी जी की आदत में शुमार हो चुका है। लेकिन बिहार को पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने एक ऐसे राज्य में परिणत किया है जहां विकास की असीम संभावनाएं हैं। बिहार आज गर्व के साथ कह सकता है कि बिहार का इतिहास भी गौरवशाली था और वर्तमान भी गौरवशाली है। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ अलग अलग समय पर गठबंधन के तमाम साथी एक साथ बैठकर जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि ना सिर्फ हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि अपने में ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है जो इस बार बिहार में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। वहीं शाह और बीजेपी नेता बार बार कह रहे हैं कि हमारा फोकस एनडीए की जीत है। दोनों दलों को मजबूती देने के लिए शाह ने एनडीए के नेताओं से मुलाकात की। गोपालगंज में विशाल रैली से पहले शनिवार की शाम अमित शाह ने पटना में बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि बीजेपी का हर नेता उम्मीदवार की जीत तय करेगा। इसके साथ ही शाह ने आज सुबह पटना में बापू सभागार में पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर सीएम नीतीश कुमार समेत डिप्टी सीएम नजर आए। बिहार में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की जीत के लिए शाह ने मॉडल तैयार कर दिया और इसी फॉर्मूले पर संगठन से लेकर जमीनी स्तर तक काम भी शुरू हो गया है। अब देखना है कि बिहार में आगामी चुनाव क्या सियासी रंग दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उधर वक्फ पर तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। मुसलमानों के काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन के बाद आज जंतर मंतर पर वक्फ के काले कानून को लेकर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मांग जल्द से जल्द इसे बदलने की हो रही है। दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल की सुगबुगाहट क्या हुई? खास खेमे में बौखलाहट और विरोधी खेमे में सियासी भूचाल आ गया। अफवाह फैलाने की कोशिश से लेकर नई नई तकरीर देने में दोनों ही खेमा जुट गया। काली पट्टी वाला प्लान बनाया जो सड़कों पर भी नजर आया। इसी प्रदर्शन के साथ वक्फ पर अब तनातनी और बढ़ गई है। काली पट्टी बांध प्रदर्शन करने वाले विरोधी खेमे को जवाब देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन के जरिए वक्फ बोर्ड के काले कानून जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की गई। एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन जो है वो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है और भारी मात्रा में यहाँ पर हिंदू पहुंचे हुए हैं। तमाम जो है वो साधु संत पहुंचे हुए हैं, आस्थामा है, दीपांकर है, जो लगातार यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो भू माफिया एक स्कीम है उसको जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग ये है कि ये जो भू माफिया वक्फ बोर्ड जो चल रहा है देश के अंदर, ये बंद होना चाहिए। वक्फ बोर्ड भू माफिया ही है। ये हम लोगों की जमीनों को कोई भी मुस्लिम ये कह देगा ये जगह मेरी है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अब तक कई पैंतरा आजमा चुका है। इसे मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी बताया गया, मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश बताया गया। अफवाह यहाँ तक फैलाई गई कि इस बिल से वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी, सरकार कब्रिस्तानों की जमीन ले लेगी, मदरसों पर ताला लगा दिया जाएगा। लेकिन सभी भड़काऊ भाईजान के अभी तक के सारे पैंतरे फेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। चाहे काली पट्टी हो या फिर दिल्ली में वक्फ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में सियासी घमासान मचा है। अब सवाल है कि क्या वाकई में मुसलमानों को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या वाकई अफवाह फैलाकर मुसलमानों को भटकाने की कोशिश हो रही है और तुष्टीकरण की सियासत का जमकर इस्तेमाल हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर की करते हैं। क्या मुजफ्फरनगर का इतिहास बदलने वाला है? क्या मुजफ्फरनगर को नया नाम मिलने वाला है? अब ये जो बहस है ये दरअसल बाबा बागेश्वर के एक अपील के बाद शुरू हुई है और जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबर और मुगलों का नामो निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। इसके बाद अब इस मसले पर लगातार जो चर्चा है और बहस होती हुई नजर आ रही है।